वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम मुल्क की सियासत के अंदर जो भूचाल है और इधर उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जितनी बातचीत चल रही है, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, उसी पर अपने एक्सपर्ट से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आगे चलते हैं और पहले तो जो एक कैटेगोरिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तरीन ग्रुप के जानिब से, जहां पर सिर्फ माइनस उस्मान बुज़दार की शर्त रखी गई थी। पहले वो क्लिप सुन लेते हैं और फिर इस हवाले से अपने मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। प्रोड्यूसर साहब वो क्लिप चलाइएगा जिसमें तरीन ग्रुप ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माइनस उस्मान बुज़दार की शर्त रखी है। जी कमर गिलानी साहब, क्या समझते हैं कि जो शर्त रखी गई है, क्या इसको हटाकर बात आगे हो सकती है, या जब तक उस्मान बुज़दार साहब को नहीं हटाया जाएगा तरीन ग्रुप जो है इमरान खान साहब से बात नहीं करेगा? और ये भी बताइए कि क्या मरकज़ की कुर्बानी से बचने के लिए उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए? जी मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी जो है एक चीज का ये डिसाइड अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हुआ है तो वो मुस्लिम लीग काफ से जो अलीम तरीन खान जहांगीर तरीन खान ग्रुप है वो भी अभी मिले हैं। उन्होंने भी टाइम लिया और आज शाम का टाइम इनसे बनेगा। इनकी आपस में अभी मुलाकात है। ये अभी जो पॉलिटिकल ये सिचुएशन चल रही है ये अभी इससे भी बहुत आगे निकल चुकी है। वजीर आला उस्मान बुज़दार से भी आगे निकल चुकी है, वजीर आज़म इमरान खान से भी बहुत आगे निकल चुकी है। अभी जो करंट सूरत हाल ये बन रही है वो ये सूरत हाल बन रही है। इनकी कोशिश है कि ये पंजाब में भी टेक ओवर करें, वजीर आला उस्मान बुज़दार को तो मत हटाएं, इनका ये टारगेट है। दूसरे नंबर पे वजीर आज़म इमरान खान को, दोनों इनके टारगेट पे हैं। उसके बाद इनकी ये प्लानिंग है कि ये जो अलीम खान ग्रुप है काफ लीग से अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है तब भी, अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम लीग नून से या दीगर अपोजिशन जमातों से उनसे होती है तो तब भी। अभी ये करंट सूरत हाल बड़ी अजीब सी मतलब बन रही है। इसमें अभी थोड़ा सा और टाइम चाहिए, जिसके बाद ये सूरत हाल वाक़या हो जाएगी। तकरीबन 1 या 2 दिन के अंदर ये सारी सूरत हाल वाक़या हो जाएगी। जो आपने बात की है कि दूसरा उस्मान बुज़दार को अगर हटा देंगे, मैं कहता हूँ अगर उस्मान बुज़दार को भी ये हटा देंगे, उसकी कुर्बानी का तो इशू नहीं है, अगर उसको भी हटा देंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान को भी हटा देते हैं, उसके बाद ये जो दूसरे मेरी अपोजिशन जमातें हैं या दूसरी तमाम सियासी जमातों से मेरा ये एक सवाल है। मेरा ये सवाल इसी बिना पे मैं ये पूछता हूँ इनसे कि आप ये बताएं कि वज़ीर इमरान खान चला जाते हैं, उस्मान बुज़दार चला जाते हैं, उसके बाद इनके पास क्या लाई अमन है जो कि अभी तक किसी पब्लिक को, किसी इदारे को इसका पता ही नहीं है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, अगला वज़ीर आला कौन होगा, वो कितनी मुद्दत के लिए होगा। अगर ये वज़ीर आज़म की अदम एतमाद हो जाता है, कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद जो वज़ीर आज़म आता है उसके बाद क्या ऐसा होगा कि पूरे 5 साल अगले निकालेंगे? 1.5 साल की ये मुद्दत हो गई, उसके बाद अगले 5 साल जो कि तकरीबन 6.5 साल बनते हैं। 6.5 साल मैं तो कहता हूँ अगर अब ये अदम एतमाद हो जाते हैं उसके बाद एक और लड़ाई शुरू हो जाएगी। जो आइंदा ये जो इलेक्शन आ रहा है अगला 1.5 साल की मुद्दत भी अगले वज़ीर आला और अगले वज़ीर आज़म को निकालने की मुश्किल हो जाएगी। तो ये अजीब सी सूरत हाल है। इस सूरत हाल को मैं नहीं समझता कि ठीक है एक आदमी आपको नहीं पसंद, एक आदमी जिस पे आपने इल्जाम लगाए हैं, जिसको आप कहते हैं कि इसने महंगाई बहुत ज्यादा की है, जिसपे आप इल्जाम लगाते हैं कि बहुत ज्यादा, उसके मुकाबले में आप ये भी बताएं ना कि आपने इसके मुकाबले में आपके पास क्या क्राइटेरिया है कि पब्लिक के लिए देने के लिए आपके पास क्या पैकेज है, किस तरीके से महंगाई आप कम करेंगे, किस तरीके से मुल्क की अंदरूनी और खारजा पॉलिसी जो है वो आप सामने लेके आएंगे। मैं तो मेरी समझ से तो ये बाहर है, क्योंकि मैं इसलिए ये आपसे इस सवाल का जवाब मांग रहा हूँ कि जिस जमातों में अभी कल से अभी 1 हफ्ते से ये प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं जो है हॉर्स ट्रेडिंग का, इसमें 10 करोड़ से लेके 18 करोड़ 20 करोड़ ये आगे बोलियां लगेंगी तमाम जमातों की। मैं ये नहीं कहता नून लीग लगाएगी, पीटीआई लगाएगी, जरदारी लगाएगा, मैं ये आप खुद देखेंगे कि तमाम जमातें बशमूल हुकूमती जमात जो है वो भी ये तमाम बोलियां लगेंगी। तो इन बोलियों की वजह से क्या मुल्क की सियासत इसी तरह हमेशा चलती रहेगी? अगर इसी तरह मुल्क की सियासी जमातें इसी तरीके से निज़ाम हुकूमत हमारा चलेगा तो आप खुद सोचें कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, सियासी मुस्तकबिल। ठीक है कमर गिलानी साहब, आपका पॉइंट आ गया। इसी हवाले से हमारे साथ पीपल पार्टी के सैयद वासिफ हैदर साहब मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जी वासिफ हैदर साहब, आगे का क्या लाहे अमल बनाया है? अगर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक कामयाब हो जाती है, आप उनको हटाने में कामयाब हो जाते हैं, तो अभी तो आइंदा इलेक्शन में 1.5 साल का अर्सा बाकी है, तो मुल्क को आगे किस तरह लेकर जाया जाएगा? कोई प्लान आपने अगर बनाया है, कोई प्लान है तो उसको बताएं क्या है आगे? इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जब ये सिलसिला हो जाएगा, अदम एतमाद कामयाब हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि मुल्क भी बेहतरी की तरफ जाएगा, हालात भी बेहतर आएंगे। क्योंकि ये तो खिलाड़ी लोग हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है
कि हुकूमत ये कैसी चलती है, मीशत कैसे चलती है। तो इनके पास तो कोई तजर्बा ही नहीं है, ना इनके पास ऐसे लोग हैं। तो ये एक टीम वर्क है, इंशाल्लाह ये कामयाब अदम एतमाद की कामयाबी। अच्छा वासिफ हैदर साहब, वासिफ साहब ये भी बताइएगा कि मुश्तरका जद्दोजहद जो इस वक्त की जा रही है, क्या सिर्फ इमरान खान साहब को हटाने तक महदूद रहेगी या आगे भी मिलकर आप काम करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब लॉन्ग मार्च के दौरान उनके लीडरान बात करते हैं तो वो सिर्फ यही बात करते हैं कि आइंदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जब टॉक शोज में बात करते हैं तो वो अपनी जमात की बात करते हैं, कहीं भी पीडीएम की हुकूमत की बात नहीं की जा रही। तो मुश्तरका जद्दोजहद आपको आगे किस तरह नजर आ रही है कि चलेगी? अभी तो हम मुश्तरका ही जद्दोजहद है ये हुकूमत के खिलाफ। इन्हें हुकूमत को खत्म करने के लिए अभी तक तो हम एक ही पेज पे इकट्ठे हैं, सारी अपोजिशन इकट्ठी है। चलें ठीक है। राजा वसीम साहब, आप इस मैटर को किस तरीके से देख रहे हैं कि क्योंकि अभी बज़ाहिर लग यही रहा है कि सिर्फ इमरान खान साहब को हटाना ही मकसद है, तो अगर ये हटाने में कामयाब हो जाते हैं तो आगे चलकर आपको एक बहुत बड़ा सियासी बहरान आता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि तमाम जमातें अपना अपना एजेंडा रखती हैं, सबका अपना अपना एक वोट बैंक है। तो क्या इनकी मुश्तरका जद्दोजहद का आगे इम्कान है पीडीएम के प्लेटफॉर्म के साथ? देखिए, एक जमाने में आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान होते थे, उन्होंने राजा परवेज अशरफ साहब को वजीर आजम बनाया था, हम हंसते थे ये क्या है। लेकिन आज वक्त में साबित किया कि परवेज अशरफ आज के वजीर आजम से बहुत बेहतर क्वालिटी की मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया था उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये इनको हटा दिया जाए, वो किसी को भी लगा दिया जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, परवेज अशरफ आ जाए, गिलानी आ जाए, कोई भी वो जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है ना, इसे बेहतर चलाएगी। लेकिन जो है मसाइल का हल या अवाम को रिलीफ देना, ये आने वाली गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है। वो गवर्नमेंट जो इस पार्लियामेंट में आएगी, मैं फुली कन्विंस हूँ। अभी न्याजी साहब का जाना तो ठहर गया, न्याजी साहब तो नहीं रहेंगे, हुकूमत चेंज हो जाएगी, आने वाली हुकूमत बन जाएगी, चल जाएगी, चल तो ये भी रही है। लेकिन पब्लिक को कोई रिलीफ मिलना मुझे नहीं नजर आता कि कोई रिलीफ मिल सकेगा। हमारा जो प्रॉब्लम है वो महंगाई है, बेरोजगारी है, इंटरनेशनल हालात है, जिन्हें अभी आखिरी दिनों में नदी से बहुत तेजी से खराब करते, क्रश करते चले जा रहे हैं। उनके जो बयान है वो बिल्कुल भी एक वज़ीर आज़म के शान निशान नहीं है। बल्कि अगर आपको ये मैं खबर देता हूँ कि वज़ारत ख़ारजा खत लिख रही है बाहर की दुनिया को कि वज़ीर आज़म ने जो मेलसी में तकरीर की है वो उनका ज़ाती ख्याल समझा जाए, ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। जो उन्होंने यूरोपीय यूनियन के बारे में कहा, जो उन्होंने अमेरिका के बारे में कहा, वो कितना बड़ा ये बदकिस्मती की बात है कि वज़ारत ख़ारजा सफाइयाँ दे रही है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बयान की। तो हमारे ये मसाइल हैं, इन मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ एक नए इलेक्शन से, फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत से। हमें अगर महंगाई कम करनी है, बेरोजगारी कम करनी है, इन्फ्लेशन कम करना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, हमें उसके लिए बहुत काम करना है। 3.5 साल 4 साल में बहुत गड़बड़ हो चुकी पाकिस्तान में। इन सब चीजों को रिवर्स करना है। इस रिवर्स के लिए एक फ्रेश मैंडेट वाली एक ऐसी हुकूमत है जिसको दुनिया सीरियस ले। अभी जो हुकूमत बनेगी, मतलब मुझे ये कहने में कोई याद नहीं कि भानुमती का कुमार बनेगा, इसमें बहुत सारे लोग होंगे। आप देखेंगे आने वाली हुकूमत में एमक्यूएम भी घुसी होगी, जीटीए भी होगी, बात भी होगी, पीपल्स पार्टी मौलाना और नून लीग तो यही है। तो ये सारे मिलके अब एक दूसरे को राजी करेंगे या हुकूमत चलाएंगे। तो हल जो मुल्क की मसाइल का वो एक फ्रेश इलेक्शन में है, उसके बाद एक मजबूत मुस्तहकम गवर्नमेंट में है। अच्छा राजा साहब, मैं आपकी राजा साहब माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, ये भी बताते चलें कि आपका तजर्बा इस हवाले से क्या कहता है कि ये जो पीडीएम की तमाम जमातें हैं, जिसमें फजलुर रहमान साहब की जमात है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, अगर ये अपने प्लेटफॉर्म से हटकर अलहदा इलेक्शन कैंपेन चलाती हैं तो क्या इनमें से किसी भी जमात का इतना कद आपको नजर आ रहा है कि ये तने तनहा एक हैवी मैंडेट लेकर असम्बलियों में अगली इलेक्शन के अंदर आ सकती हैं? इस वक्त मुझे ना मुस्लिम लीग नून में ये नजर आ रहा है कि वो एक हैवी मैंडेट लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर ये जैसे भी ये बात हो रही है, अदम इत्मीनान और उसके बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं, नून लीग की गवर्नमेंट बनती है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो इनके भी हालात खराब हो जाएंगे। इन्हें भी फिर ये सारी तबाही, सारी बर्बादी जो हुई है, ये उनके मत्थे लग जाएगी। उनके लिए भी इलेक्शन में बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। फिर वो होगा जो कहा जा रहा है कि खान पार्लियामेंट आएगी और किसी के बाद कुछ नहीं होगा। तो लोग जब इस हुकूमत में आती है, शरीक होती है,
अभी देखें जो मुआहदे हुए हैं, जो सब्सिडीज कम करनी है, जो टैक्सेस ज्यादा करने है, वो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए उसे करने ही करना है। ये गवर्नमेंट से गवर्नमेंट मुआहदे हैं, गवर्नमेंट से IMF से मुआहदे हैं। ये जो स्टेट बैंक आप दे बैठे हैं, इसको वापस करना ये भी कोई इतना आसान काम नहीं है। तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इन्हीं मसाइल को फेस करेगी, और फिर मैं और आप बैठ के कहेंगे यार वही चंगा थी, 150 का पेट्रोल देना था, ना 180 का लगता है, वही अच्छा था, 40 रुपए का यूनिट था, ना 80 रुपए यूनिट कर दिया बिजली का, क्योंकि ये होना ही होना है। तो अभी इनके फैसले हैं सियासतदानों के। अगर नून लीग कुछ साची खुदकुशी करना चाहती है अपने इलेक्शन के लिए तो बिस्मिल्लाह आए, गवर्नमेंट बनाए, पीपल्स पार्टी खिला चाहती है ये आगे बनाए। ये हल नहीं है, हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। पीटी गंदी हो चुकी है, खराब हो चुकी है। आम आदमी को सिर्फ महंगाई पता है, ये महंगाई की है। मैं आपको बताऊं कि ये महंगाई तो कोई इशू ही नहीं है, महंगाई तो कोई बड़ी बात ही नहीं है जो पीपल्स पार्टी ने कर दी है। जो आम को तो पता ही नहीं कि इन्होंने मदद किया क्या। तो इतना इन्होंने हमारे लिए खड्डे खोद दिए आगे, और सोच समझ के खोदे हैं, नालायकी से नायरी से खोदे हैं। ये गद्दार है, मुद्दे वतन है, कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान है, बचा दिया। महंगाई इसमें छोटा नुकसान है। तो कोई भी आने वाली गवर्नमेंट इस सेटअप में, इस पार्लियामेंट में, इन MNAs के होते हुए और यहाँ तो गवर्नमेंट बातें हुए कुछ भी नहीं कर सकेगी। और इसका हल नए इलेक्शन से निकलेगा। वो आज हो जाए, वो 3 महीने में हो जाए, वो साल में हो जाए, तो ये कोई 28 तक उसको दे जाए। हुकूमत के शशके में मिल जाएंगे, वज़ीर आज़म के पास हेलीकॉप्टर होगा, जहाज होगा, पावर होगी, वो इंजॉय करेगा, अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया राजा साहब, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी साहब, मैं अब आपसे थोड़ा सा इस हवाले से जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी बातचीत की जा रही है हॉर्स ट्रेडिंग की, कल इमरान खान साहब जब सोशल मीडिया के लोगों से मुलाकात कर रहे थे तो वहां भी उन्होंने 18 से 20 करोड़ रुपए बोलियां लगने की बात की। और अगर हम देखते हैं तो बलूचिस्तान से जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के एक मेंबर ने इस तमाम तर मामले से पीछे हटने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी आंखों से मैंने देख लिया है कि लोगों को किस तरह ख़रीदा जा रहा है। तो जब एक प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर के जानिब से ऑन रिकॉर्ड इस टाइप की बात आ जाए तो आप क्या समझते हैं, बाय लॉ इलेक्शन कमीशन को आज खुद नोटिस लेकर इसकी तहकीक नहीं करनी चाहिए कि कौन कौन इस हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर मुलविस है? चौधरी इब्रार साहब लाइन पर हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि डेफिनेट इलेक्शन कमीशन भी का नोटिस लेता और स्पीकर भी ले सकता है असेंबली का, लेकिन हमारे यहाँ मैं गुजारिश करता चलूँ कि सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि अनसीन एविडेंस के ऊपर इस तरह के मामलात की कॉग्निजेंस ले और उसमें करार वाकई सजा मिले। उसकी वजह कि 1974 के इलेक्शन लॉज हैं, उसके बाद 2 दफा अमेंड हुए हैं, 17 में अमेंड हुए हैं, लेकिन वहां पे कोई पीनल क्लॉज नहीं है, सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक है और वो भी आफ्टर ट्रायल है। और ये रखा भी इसीलिए जाता है कि जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी ग्रुप गवर्नमेंट बनाए, पार्टी बनाए, वो मन मर्जियां कर सके। और जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग या पैसे लगने का या किसी की कीमत लगने का ताल्लुक है, ये बात तो अब बड़े ढीठ होकर हमारे मौजूद मेहमानाने असेंबली कह रहे हैं या जो नुमाइंदगान है वो कह देते हैं। अब वो बात मायूब नहीं रही, अब ये एक कल्चर का हिस्सा बन गया है। ये बदउनवानी, करप्शन और ये वाली बातें जो होती हैं, रिश्वत लेना, बिकना, लोटाक्रेसी, ये तरह का कल्चर अब ये लोगों के लिए मायूब चीजें नहीं रही। ये एक बहुत बड़ी हमारी इखलाकी, तहजीबी और सियासी गिरावट है जिसमें हमारा सारा सियासी निजाम गिर चुका है, लेकिन ये मायूब नहीं रही। अब ये सारा कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा है, लेकिन कानून हरकत में आए या ना आए, आएगा भी तो सजा नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा सैयद वासिफ हैदर साहब, मैं आपके सामने एक थोड़ा सा मादी का एक हिस्टोरिकल एविडेंस है वो रखना चाहता हूं और फिर आपसे उस पर आपकी राय जानना चाहता हूं। हमने देखा कि जून 2021 में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया तो वहाँ पर एक उनका शोरा आफाक जुमला एब्सोल्युटली नॉट मशहूर हुआ। उसके बाद हमने देखा कि ठीक 2 या 3 महीने के बाद सितंबर अक्टूबर में अमरीकी सफारत खानों का जो मिशन है वो उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है।
आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। मरीम नवाज से मुलाकात की गई, वो भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। और शहबाज शरीफ से 2 मुलाकातें एक हफ्ते के अंदर अंदर की गई, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और ये भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उसके फ़ौरन बाद फिर लॉन्ग मार्च के भी बयानात शुरू हो गए और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बातें आईं। और कल इमरान खान साहब ने भी फ़ॉरेन हैंड्स की बात की है कि सिर्फ हैंड नहीं बल्कि फ़ॉरेन हैंड्स इसके पीछे मौजूद हैं। क्या समझते हैं कि वो जो मुलाकातें थी वो किस हवाले से की गई हैं? कोई इस हवाले से अगर आप बता सकें। ये तो हुकूमत की अपनी नालायकी है, ये ना इन्होंने मुईशत कंट्रोल की, ना गरीब आवाम का ख्याल किया, महंगाई सरूज पे पहुंच गई। अब जब लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, पब्लिक अपने लॉन्ग मार्च, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च था, ये आवाम इसीलिए निकली है कि उन्होंने इस मौजूदा हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया। और अब ये असेंबली भी वजीर आजम को रिजेक्ट करने जा रही है और इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में इन्हें रिजेक्ट कर देंगी। अब ये बातें कर रहे हैं कि जी फलां का हाथ है, फलां का हाथ है, ये तो बस ऐसे ही अब कहने की बातें रह गई हैं। चलें राजा वसीम साहब, यही सवाल मैं आपके आगे भी रखूंगा। आप सीनियर तजदियाकार हैं और आपने एक तवील अरसा यूनिफॉर्म के अंदर भी गुजारा है और इन मामलात को बहुत बारीकी से आप समझते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि उस ख़ास कंटेक्स्ट में जो मैं बात कर रहा हूँ, यकीनन आप समझ चुके हैं, आपको कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है या वो मुलाकातें सिर्फ रूटीन की मुलाकातें थी? देखिए, ये मुलाकातें होती रहती हैं और ये हर बैठकों में सी होती है और हर दुनिया के हर मुल्क में ही होती है और ये हर वक्त चल रहा होता है। अभी भी आप देखें, कभी कोई सफीर आता है, वो अपोजिशन को मिलता है। अपोजिशन होती है गवर्नमेंट इन वेटिंग, तो उनको भी मिल रहा था वो भी। अभी ये भाई ने आपको जवाब दे दिया है कि अब हमारे पास ना ये बदकिस्मती है कि जब मुझे याद है इमरान खान पे भी ये इल्जाम लगता है कि इसे बैरूनी ताकतें लेके आई हैं और अब इमरान खान साहब इन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इनकी किसी बैरूनी ताकतें हैं। तो कल मैं शहबाज शरीफ साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बिजली उन्होंने कहा था महंगी करो, ये पेट्रोल उन्होंने, महंगाई उनकी वजह से, बेरोजगारी उनकी वजह से हमारे मसाइल ये हैं जिसके लिए पब्लिक निकली है। पब्लिक के अंदर बहुत सख्त इश्तिहार है इस वक्त हुकूमत के खिलाफ। तो वो अमरीकी सफीर मेरे पास तो नहीं आया, 22 करोड़ अवाम के पास तो नहीं आया, हमें तो नहीं कहा कि इसके खिलाफ जदोजहद करो। पूरी कौम इस वक्त इस गवर्नमेंट से जान छुड़ाना चाह रही है। ठीक है, आगे का भी एक अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन हर आदमी कहता है अच्छा जो होगी देखी जाएगी, इनको तो हटाओ। तो ये अपनी नाकामियां, अपनी नाअहलियां, अपनी इनकॉम्पिटेंस छुपाने के लिए ये इल्जाम लगा रहे हैं बाहर वालों पे। और फिर एक और अनफॉर्चुनेट है कि अगर स्टेब्लिश मेरे साथ है तो बहुत अच्छी है और अगर मेरे मुखालिफ के साथ है तो बहुत खराब है। यही हम देखते आ रहे हैं। अच्छा राजा साहब, एक तो ये नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव अपोजिशन की तरफ है। तो अब अपोजिशन की तरफ से आपने कभी नाम सुना है एस्टेब्लिशमेंट का, या किसी का नाम लेते हैं या किसी को बुरा भला कहते हैं? जी यकीनन नहीं है। थोड़े दिन पहले तक तुम्हार बांधा हुआ था इन्होंने, वो बात वो फैज होती थी, अब नहीं होती। मुझे नहीं ख्याल कि 4 महीने 5 महीने में मियां नवाज शरीफ के नाम के मुंह से बाजवा साहब का नाम भी निकला। अब बाजवा साहब वही बाजवा साहब बहुत अच्छे हैं, पहले ये बादशाह साहब बहुत खराब थे, मेरे साथ है तो बहुत अच्छा है, मेरे खिलाफ है। और हमारी जो आपने कहा मैं यूनिफॉर्म ले रहा हूँ जी, मैं 2800 यूनिफॉर्म ले रहा हूँ और मेरी जदोजहद ये है, मेरी जाती जदोजहद, मेरा नाम है वन मैन आर्मी। मेरी जदोजहद किसी को हुकूमत से निकालना या किसी को हुकूमत में लाना नहीं है। हम लोगों की मेरे को अपना अकेला चला था, अब हम हजारों में है। हमारी जदोजहद ये है कि हम जो सियासत में मुदाखलत है, चाहे वो फौज की तरफ से हो, अदलिया की तरफ से हो, एजेंसीज की तरफ से, वो कहीं से भी है, ये ठीक नहीं है। सियासत का काम सियासतदान करे, अदलिया का काम अदलिया करे, फौज का काम फौज करे, ब्यूरोक्रेसी का काम ब्यूरोक्रेसी करे, इसमें मुदाखलत ना हो। हमारा वजीर आज़म बनता है, वजीर आला बनता है, ब्यूरोक्रेसी का काम अपने हाथ में ले लेता है, इसको हटा दो, इसको लगा दो। जो MPA बनते हैं किस्टों लेके पहुंच जाते हैं कि मुझे ये ऐसे चाहिए, मुझे ये पटवारी, ये जो पॉलिटिक्स है वही क्यों करते हैं, वो क्यों आगे तरह से पंगे करते हैं। हमारा इलाके से MNA आता है वोट मांगने, MPA गाँव में आता है, कहते हैं मेरी सड़क पक्की करा दे। तो कि MNA MPA सड़क पक्की कराने के लिए बनते हैं, लेजिस्लेशन के लिए बनते हैं। अफसोस ये है कि हमारा जो MNA MPA का वोट लेने आता है, आप उसे बिठा के लेजिस्लेशन की स्पेलिंग पूछे तो उसे नहीं आते, मतलब उसे नहीं आता। सारा सिस्टम जो है आउट है, ये सिस्टम ठीक नहीं होगा जब तक 73 का आइन है उसकी सुप्रीमेसी नहीं होगी। उसके मुताबिक सारा हर इदारा अपने दूध में नहीं जाएगा, अपना अपना काम नहीं करेगा। ये सड़कें ठीक करनी है, नालियां गलियां सड़क लगाने, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, ये उनको आप करने दें।
लेजिस्लेशन असेंबली का काम है। अगर असेंबली से लेजिस्लेशन तक आ जाए तो मैं आपको यकीन दिलाऊं जो 8-10-20 करोड़ रुपया लगता है, कोई MNMP पागल नहीं है कि लेजिस्लेशन करने जा रहे थे इतने पैसे खर्चे। वो जा रहे दिहाड़ियां लगाने के लिए, वो जा रहे पटवारी लगाने के लिए, SHO लगाने के लिए, मुखालफों को दबाने के लिए, अपनों को नवाजने के लिए। तो ये सारा सिस्टम है, ये सारा सिस्टम खराब है और इस सारे सिस्टम को ठीक करने का रास्ता हमारे आइन में है। आइन की पासदारी कैसे होगी, इसके लिए 1 पेज जरूरी है, सब इदारे 1 पेज पे। बदकिस्मती हमारी कि हमने देखा 4 साल में 1 पेज तो था लेकिन नीयत ठीक नहीं थी। इन्होंने भी वही काम किया, दवाइयों में भी किया, पेट्रोल में भी किया, हर चीज में भी किया। इन्होंने भी दिहाड़ियां लगाई है, 55 रुपए की चीनी 100 रुपए में पहुंचाई है। इन्होंने भी कोई काम सीधा नहीं किया। और जब तक भी ऐसे लोग सामने नहीं आएंगे जो आइन को ऊपर रखेंगे, अवामी बारादस्ती की बात करेंगे, वोट की इज्जत, वोटर की इज्जत की बात करेंगे, ये नारे तो हैं इस वक्त अपोजिशन की बातों में ये नारे लग रहे हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट में आएंगे तो ये ऐसा करेंगे, इस पे डाउट है मुझे। ठीक हो गया। अच्छा कमर गिलानी साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल आखिरी लम्हात में है। चलते चलते मैं खबर आपसे जानना चाहता हूँ, इसहाक डार साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर वो तहरीक अदम एतमाद पेश होने से कुछ दिन कबल या उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान आएंगे और नवाज शरीफ साहब का भी वापसी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद के फ़ौरन बाद मरीम नवाज साहबा लंदन जाएंगी और नवाज शरीफ साहब को लेकर आएंगी। इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? नहीं, अभी तक ये सुनवाई में ये चीजें आ रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से, अगर ये ऐसा ही है तो फिर इसका तो ये साफ मतलब है कि अगले जो है वजीर जो खजाना है वो इसहाक होंगे और वजीर आजम जो है वो मियां नवाज शरीफ होंगे और जो वजीर आला है वो मरियम नवाज होंगी। तो इसका तो ये मतलब है। अब मैं एक आखिरी बात में आपको ये मैं कहता चलूं कि जैसे रिटायर्ड राजा वसीम साहब ने कहा कि एक मायूसी का इजहार भी किया कि हमें मतलब ये सब कुछ होते हुए अदम एतमाद हो भी जाए कामयाब तो उसके बाद जो बाद में होगा वो भी इसी तरह का सेटअप होता नजर आ रहा है। तो मैं इसी बात पे तो मैं ये कहता हूँ, मैं अपने तमाम भाइयों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जिन्होंने 30-33 साल गुजारे हैं हुकूमत की है, पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये तमाम मतलब ये जमातें, तो ये क्या ऐसी चीज आ गई कि एक जो इमरान खान जो था, जो इतनी पुरानी, उसकी भी जो जमात है वो इन्हीं की तरह पुरानी हो चुकी है, लेकिन उसका पहली दफा मौका मिला, उसका 5 साल इन्होंने पूरे नहीं करने दिए। अगर उसका 5 साल पूरे नहीं करने दिए तो कल को वो यही कहेगा ना कि मुझे 5 साल तो इन्होंने पूरे नहीं करने दिए, 3.5 साल इन्होंने मुझे कश्मकश में रखा, कभी अदम एतमाद ये हो गया वो हो गया। तो इस तरीके से तो ये मैं यही कहूंगा, अगर इसी तरीके से है तो इसको 5 साल पूरे करवा के उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद पब्लिक जो है वो खुद सवाल करे, बजाय से कि ये लोग सवाल करें उनसे कि ये अदम एतमाद करके उसको कुर्सी छीन ले, कुर्सी छीन के खुद ऊपर कुर्सी पे बैठ जाए, तो उसके बाद फिर वही पुराना ओल्ड सिस्टम। तो ये इस तरह सिस्टम चेंज नहीं होगा, कभी सिस्टम चेंज नहीं होगा। मुल्क जो है वो फिर 0 से स्टार्ट होगा। मैं तो कहता हूँ 0 से नहीं, अब ये माइनस में जाएगा, मल्टीपल माइनस में जाएगा। तो ये इंतहाई मुल्क के लिए परेशानी कुन बात है। और ये एक इलेक्शन होगा, लाजमी बात है, हल्ला गुल्ला होगा जैसे जैसे करीब आएगा। अदम एतमाद हो जाता है, नहीं होता, लेकिन इलेक्शन क्योंकि करीब है, 1-1.5 साल रह गया है, तो उसमें अवाम का जोश होगा वक्ती तौर पर, लेकिन उस जोश की वजह से उसके बाद जो अवाम को दलालत भुगतना पड़ेगी तो वो अवाम के लिए तो वो चलिए ठीक है। कमर साहब, ऐसे निकलते हैं। कमर गिलानी साहब आपका पॉइंट लोग होते हैं ये तो अपने कमर गिलानी साहब आपका पॉइंट आ गया। कमर गिलानी साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। भाई मैं एक शेर अर्ज करना चलूं सिनेरियो में कि दस्तार की हर तार की तहकीक है लाजम, हर साहिबे दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। बिल्कुल, बहुत खूब। हमारा मोटो होना चाहिए हर आदमी का, इंडिविजुअली भी, बतौर इदारा भी और बतौर कौम भी। जी ठीक है। अच्छा वासिफ हैदर साहब, वासिफ हैदर साहब लाइन पर हैं आप? जी बिल्कुल, चूँकि आखिरी लम्हात में जाते जाते आपसे इस हवाले से पॉइंट जानना चाहता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब को जिस वक्त वो चीनी वाले मामलात पर नाअहल हुए थे तो अपोजिशन की जानिब से खूब शोर मचाया गया, उनको चीनी चोर कहा गया और न जाने क्या क्या उनके बारे में बातें कही गई। लेकिन अब उन्हीं से इत्तेहाद की खबरें सामने आ रही हैं। क्या हमारी पॉलिटिक्स का यही मयार रह गया है? जी वासिफ हैदर साहब, इस पर अगर कुछ कहना चाहें आप। हेलो जी वासिफ साहब लाइन पर हैं आप?
ये आवाज नहीं आपकी आ रही? जी, मैं सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब जब नाअहल हुए थे तो उनको अपोजिशन की जानिब से खूब लिताड़ा गया, चीनी चोर का उनको लक़ब दिया गया वगैरह वगैरह। अब उन्हीं से इत्तेहाद की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो क्या हमारी पॉलिटिक्स का अब यही मयार है कि पहले एक को चोर डाकू करप्ट कह लो और बाद में जब वक्त आए तो उसी के साथ इत्तेहाद कर लिया जाए? देखिए जी, अभी तो ये इन्होंने सारे ऐसे लोग इकट्ठे करके मजमुआ बनाया था पीटीआई का, कि हर जमात से जो निकले हुए लोग थे इन्होंने सारे इकट्ठे किए और वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये ऐसे लोग इनके साथ थे, चारों तरफ थे वजीर आजम के, कि जो ना आवाम का भला कर सके, ना पाकिस्तान को आगे ले जा सके, आगे ले जाने के बजाय पीछे ले गए। इसी का नतीजा था कि लोग अब सड़कों पर निकले हुए और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आपने ये लॉन्ग मार्च देखा, इतनी तादाद में लोग इस्लामाबाद तक गए हैं। क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, तो एक पत्ता भी वहां नहीं टूटा और बड़ी खामोशी और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ हम एक पैगाम इस्लामाबाद को दे के वापस आ गए हैं और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट 2-4 दिन में सामने आ जाएगा। ठीक है सैयद वासिफ हैदर साहब, तमाम मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान सोबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।